Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting exercise of chapter number 1 stoichiometry. They ask 58.5 atomic mass unit are termed as formula mass and not the molecular mass of NaCl. Why? कि 58.5 एटॉमिक मास यूनिट को हम NaCl का फॉर्मूला मास क्यों कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं कहते। तो आपके पास जो आंसर स्टार्ट है, आंसर जो पेपर में आपने लिखना है वो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। टर्म फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स दैट इज NaCl as they exist in a form of ionic crystal instead of molecular mass that used for discrete molecules. Today, that's why 58.5 atomic mass unit is the formula mass of NaCl, not the molecular mass. मैं जो कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि फॉर्मूला मास आप लोग यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। NaCl आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया है। और मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ द एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट इन एन आयनिक क्रिस्टल। फॉर्मूला मास आपको क्या कहता है, फॉर्मूला मास कहता है कि आपके पास आपके आयनिक क्रिस्टल में जो भी फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है, NaCl है, लेट अस सपोज आपके पास फॉर्मूला यूनिट NaCl आपके पास फॉर्मूला यूनिट है, तो इसके एटम्स के एटॉमिक मैसेस को आप ऐड करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला मास आ जाएगा। या आपके पास NaCl का सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला यूनिट आपके पास क्या है, सोडियम एन क्लोराइड। इसके एटॉमिक मैसेस को आप ऐड करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मैस है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मैस है 35.5। इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास आ जाएगा, दैट इज 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। सो फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम इन द फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंपाउंड्स पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है आपके पास, सोडियम, और नेगेटिव आयन कौन सा है आपके पास, क्लोरीन। ठीक है, आप सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मैसेस को ऐड करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला मास आ जाएगा, किसका, आयोनिक कंपाउंड का, जो कि है आपके पास NaCl। तो यही हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था कि फॉर्मूला मास हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला यूनिट से फॉर द आयनिक कंपाउंड्स, जो कि आपके पास NaCl है, जबकि मॉलिक्यूलर मास आपके पास कैलकुलेट किया जाता है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के लिए जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज H2। आई होप I have just conveyed the concept. Let's move to the question number 2. Question number 2 says concept of limiting reactant is not applicable to the reversible reaction. Explain. ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ये वाली टर्म पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे हमने हमारे पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास वो रिएक्टेंट होता है जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है और कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट देता है। जैसे कि आप सपोज करें कि आपके पास ब्रेड के 2 स्लाइसेस हैं, इसके अलावा इसके साथ आपके पास एक फुल बॉटल है जैम की। ठीक है, तो आप कितने सैंडविचेस बना सकेंगे, आप स्टिल एक ही सैंडविच बना सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ब्रेड के स्लाइसेस ही 2 हैं। ठीक है, तो जो ब्रेड के 2 स्लाइसेस हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट देने, दैट इज 1 सैंडविच। ठीक है, और जो आपके पास जैम है जिसकी फुल बॉटल है, जिसमें से आपने 1 स्पून यूज किया होगा या 2 स्पून यूज किए होंगे, जो बाकी सारा बच गया वो आपके पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या आप उसको कह सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है, रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट एंड प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब आपको मैं केमिकल इक्वेशन से एग्जांपल देती हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास NaOH है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया है HCl के साथ, मेरे पास बना है NaCl एंड वाटर। ठीक है,
1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को चाहिए आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव यू 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पर मैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैं 1 ही मोल लेती हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट में कितना बनेगा, 1 ही मोल बनेगा NaCl का और 1 ही मोल बनेगा वाटर का। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कितने मोल्स चाहिए, 1 मोल ऑफ NaOH चाहिए। अगर मैं इसके साथ 2 मोल्स ऑफ NaOH ले लेती हूँ तो भी NaCl मेरे पास कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर तो मेरे पास 2 सोडियम है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 1 ही क्लोरीन है। ये एक क्लोरीन 1 ही सोडियम से रिएक्ट कर सकता है, तो आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, NaOH। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सेस है और एक्सेस रिएक्टेंट है, और ये HCl मेरे पास कौन सा था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। HCl कौन सा है मेरे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस आपके पास क्या होते हैं, ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट। ठीक है, अब मैं लेने लगी हूँ आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन। मेरे पास N2 प्लस 3H2 will gonna combine to give you me 2 moles of ammonia। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। ठीक है, ये NH3 दोबारा से डिकम्पोज होके, ये आपके पास क्या पीछे जा रहा है, दोबारा से डिकम्पोज होके आपके पास क्या बना रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो आपके पास वो हो जाता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है रिएक्ट करके रिएक्शन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कुछ भी फिनिश नहीं हो रहा। सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, फिर अमोनिया डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना रहा है। So reactant are not completely consumed. As a result, limiting reactant cannot be identified in a chemical reaction. Now let's move to our third question. It says, how many covalent bonds are present in 9 gram of water?